So another type of classification for a system is when system is changing its state, it can either take a path of reversible, means reversible process, or it can either take a path of irreversible, means reversible and the irreversible type of process, where reversible is quite changing, मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, एंड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम होता तो है बट एट लेटर, है ना, लेटर टाइम। चलो अभी इसको ऐसे समझते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज आल्सो नोन एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी मींस ऑलमोस्ट, क्वाजी मींस ऑलमोस्ट, स्टैटिक मींस रुका हुआ और स्टेबल प्रोसेस, है ना। डायनेमिक मींस मूविंग, जैसे थर्मोडायनेमिक, टर्बो की मोशन, एंड स्टैटिक मींस रुका हुआ प्रोसेस। So what is reversible process? First of all, infinitesimally slow. Infinitesimally slow process means that process which is taken in indefinite, infinite steps. मतलब कोई एक ऐसा प्रोसेस है, मान लो मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, ये तो हो गया एक बार में, ये हो गया एक बार में, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ। अब मैंने कितने सारे स्टेप लिए, मींस अगर मैं पॉइंट ए से लेकर बी एक बार में चला जाता हूँ, दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। बट अगर मैं ए से बी पे जाता हूँ बहुत ही छोटे स्टेप पे जो आप देख भी नहीं पा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा छोटे, यानी कि मैं मूव कर तो रहा हूँ लेकिन इतने छोटे स्टेप में मूव कर रहा हूँ कि मेरे और सराउंडिंग के बीच में क्या है, एक इक्विलिब्रियम। So let's start with definition. A reversible process is an infinitesimally slow process and takes infinite number of steps. Means if I am going from A to B and I am taking infinite steps to reach B, then this process will be called as reversible process. This occurs when pressure difference and or means both are possible, or temperature difference between system and surrounding are infinitely small. मतलब बहुत ही ज़्यादा कम अगर डिफरेंस है between pressure और temperature of system and surrounding, then और process is still going on, मतलब कि मैं A से B जा रहा हूँ लेकिन मैं इतने स्मॉलर स्टेप्स ले रहा हूँ कि कोई दूर से बैठ के इसे नोटिस ही नहीं कर सकता। So that is called as reversible process, है ना, between system and surrounding। अब इसको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, सिस्टम, हाँ, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस अगर सिस्टम और सराउंडिंग में बहुत ही कम है तो हम उसे कह सकते हैं कि that is a reversible process। So I have taken some example, P external equals to P plus dP, मतलब प्रेशर में बहुत ही छोटा infinitesimally small change आया है, is known as dP, and in the same way टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आया है, ये प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस, या तो थोड़ा सा बढ़ा है या थोड़ा सा घटा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मॉल चेंज है। सो in a reversible process, both system and surrounding are in thermodynamic equilibrium at every instant during a process। मतलब मैं यहाँ से वहां गया तो देखो कुछ चेंज हुआ होगा, मतलब थोड़ी हवा तो चली होगी, है ना। साउथ की फिल्मों में वो क्या करता है, वो ऐसे पैर घुमाता है और एयर का वो प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे क्या हुआ, उसने अचानक कर दिया, अचानक ऐसे पैर को घुमाता है, बट अगर वो पैर को धीरे धीरे घुमाता है तो उसमें कोई रिपल्स जनरेट ही नहीं होगी। मतलब मैं यहाँ से वहां गया तो थोड़ा सा सिस्टम में या सराउंडिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन अगर मैं बहुत ही छोटे स्टेप ले रहा हूँ, इनफाइनाइटली बिल्कुल मतलब इतना ही डिफरेंस ले रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज, मैं पैर को इतना आगे बढ़ा रहा हूँ जितना इलेक्ट्रॉन का साइज है, तो आप उसे कभी नोटिस ही नहीं कर पाओगे, और कभी इनफाइनाइट टाइम पे मैं आगे जाके ए से बी पे पहुंचूंगा। और अब यहाँ पे खास बात है कि मेरे और सराउंडिंग के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना तो प्रेशर का और ना ही टेम्परेचर का। सो दिस इज हाउ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस।
So अब what is thermodynamic equilibrium? Thermodynamic equilibrium means when these three states are stable, means if between system and surrounding there is mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium means mechanical work, मतलब आप किसी को काम करते हो तो कैसे करते हो, या तो आप इस पे ऐसे फोर्स मारते हो तो ये फोर्स हो गया, एक हो गया आप उस पर ऐसे थोड़ा सा यहाँ तक छोड़ दो बहुत स्पीड में तो उस पर प्रेशर का डिफरेंस आएगा और ये मूव कर जाएगा, तो ये क्या हो गया मैकेनिकल वर्क। तो ये P का जो चेंज है वो जीरो होगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम मींस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, दैट इज आल्सो रिवर्सिबल। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब ना तो रिएक्शन आगे जा रही है और ना ही रिएक्शन पीछे जा रही है, दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। So these are all the criteria for reversible process. Now in the next slide I am going to discuss some more deep concept in reversible process. So next thing we have to remember is reversible process is a hypothetical process and can't be attained in a practice, मतलब प्रैक्टिकल पर्पस से नहीं है इसका रिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो अगर इनफाइनाइट स्टेप होंगे तो आप क्या वेट करते रहोगे कि प्रेशर कब चेंज होगा कब चेंज होगा कब चेंज होगा, तो इनफाइनाइट टाइम पे जाके होगा। तो प्रैक्टिकली इट इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस, ना इम्प्रैक्टिकल है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ मूवेबल पिस्टन हैविंग अ beaker, this beaker में एक movable piston है and I have put here fine dust slack of particle, मतलब मैंने इसके ऊपर dust के particle रखे हैं। अब now if pressure has to decrease from 2 atmospheric to 1 atmospheric, हम चाहते हैं कि मान लो ये गैस यहाँ पर 1 atmospheric का प्रेशर लगा रही है, अब हम चाहते हैं कि गैस जो है क्या करे, सॉरी 2 का लगा रही है और हम चाहते हैं कि प्रेशर 1 का लगाए, तो इसका मतलब यहाँ से सैंड पार्टिकल आपको हटाना पड़ेगा। तो आप कैसे हटाओगे, या तो आप चंक ऑफ डस्ट पार्टिकल को रिमूव करोगे, इट्स ओके, लेकिन अगर आप चंक ऑफ पार्टिकल को रिमूव कर दोगे तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस की और आप ये चाहते हो कि इनफाइनाइट स्टेप लिए जाए, तो मतलब मैं एक एक पार्टिकल डस्ट का क्या करूं, रिमूव करूं टिल ये प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेरिक से क्या बन जाए, 1 बन जाएगा। तो अब ये प्रोसेस कितना ज्यादा स्लो हो जाएगा, इट विल बी क्वाइट स्लोअर प्रोसेस इफ आई एम गोइंग टू रिमूव ईच डस्ट पार्टिकल एट अ टाइम। तो ऑब्वियसली दिस विल टेक अ इनफाइनाइट टाइम, बिकॉज 2 एटमॉस्फेरिक के बाद 1 एटमॉस्फेरिक होने में काफी सारे डस्ट के पार्टिकल को हटाना पड़ेगा। सो इफ प्रेशर हैज टू डिक्रीज फ्रॉम 2 एटमॉस्फेरिक टू 1 एटमॉस्फेरिक बाय पिकिंग dust particle only one at a time, this process will be called as reversible process। या फिर आप इसके ऊपर एक सैंड की बोरी रख दो और उसमें छेद कर दो, एक पार्टिकल गिरे तो भी वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। So when path of the reversible process is reversed, then both system and surrounding regain their original state। मतलब सिंपल सा है कि अगर मेरा एक डस्ट पार्टिकल मैंने हटाया तो ये क्या होगा, प्रेशर कम होगा गैस का, लेकिन अगर मैं उसी एक डस्ट पार्टिकल को वापस रख दूं तो अगेन जो है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया। तो सिंपल सी बात है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसकी एक और डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है। इट मींस अगर हम प्रोसेस को किसी भी टाइम रिवर्स करेंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग वापस अपनी स्टेट क्या कर लेगा, रीगेन करेगा। सो दैट इज व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस इज। बाकी इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन। नाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब इसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल कैसे बनाओगे, अभी तो एक एक डस्ट पार्टिकल हटा रहे हो। नाउ इफ आई एम गोइंग टू रिमूव अ चंक ऑफ डस्ट पार्टिकल, देन इन द वन स्टेप इफ प्रेशर चेंज 2 to 1.5 है ना, फिर अगेन आई हैव रिमूव्ड सम डस्ट पार्टिकल, देन 1.5 to 1। सो यू कैन से दैट दिस प्रोसेस has accomplished in 2 steps, one step from sand particle and another step from sand particle। So this process will become irreversible, means कि अगर मैं वापस उस पे उतना ही सैंड पार्टिकल रखूंगा तो सिस्टम और सराउंडिंग अगेन अपनी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर मैं एक डस्ट पार्टिकल हटा के और वापस उसको रख दूंगा तो देन दिस प्रोसेस विल अगेन बिकम रिवर्सिबल। सो यहाँ मैंने लिख दिया
Unlike reversible process, irreversible process completes in a definite number of steps, either 1, 2, 3 or 5, but not infinite. All natural process are reversible process क्योंकि ये practical purpose है. Hence there is a finite difference in pressure and temperature of system and surrounding. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है P external और T external. P में प्लस माइनस डेल्टा P, वहाँ पे मैंने dP यूज करा था, यहाँ पे मैंने डेल्टा P यूज करा था. डेल्टा P मीन्स P2 माइनस P1, इस तरह की चीज. तो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. मान लो M1 एंड M2 और 2 masses है ना. Here is a gas. If I am going to remove M2, then what will happen? Gas will expand, है ना. Pressure will fall. So this is finally at equilibrium. This is initially at equilibrium. Now this process is ideally called as irreversible process. So that is all about this. Now in the next slide we will discuss some more concepts. So in irreversible process, thermodynamic equilibrium exists only at initial and final state. मतलब initial और final state के बीच में ही equilibrium exist करता है in case of irreversible process. But at the same time, if we are talking about reversible process, then equilibrium exists at each and every single state between system and surrounding. So I have written here, when part of a reversible process is reversed, either system or surrounding or both do not get back to their original state. मतलब reversible में थोड़ा सा process अगर आगे गया और reverse कर दो तो क्या हो जाएगा? दोनों system और surrounding किस में रहेंगे? equilibrium में. लेकिन इस केस में थोड़ा सा भी अगर आपने back मारा तो क्या होगा? Those system or surrounding will not attain their original state. Now the next topic is modes of energy transfer between system and surrounding. So what are the modes through which system and surrounding communicate to each other? So that is the energy transfer. So first kind of energy is work. Work is a form of energy. Actually energy has got various forms in which work is quite useful. So work is a path function. I have already told you. So according to their type, work can be divided between two types. First is PV work. PV work means mechanical work जो बोलते हैं इसे. PV work और mechanical work और displacement work. अब ये पता कैसे चलता है? Due to volume change. You can only notice because of volume change. So if volume has been changed, then it means work has been done or attained. Hence it can also be known as mechanical work or displacement work or PV work. And the next category is non-PV work, where volume does not change, है ना. Because you can only notice work if volume change, then we can say that this is a PV work or mechanical work. But if volume does not change, still system does a work or gains a work, then it means it is a non-PV work. For example इलेक्ट्रिकल वर्क है ना. आप बैटरी आप लेकर आए है ना, उसमें से आप लाइट वाइट जलाए और उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो गई. तो ऐसा तो नहीं होता कि सारा पानी उड़ गया बैटरी का. पानी वैसे का वैसा रहता है, एसिड वैसे का वैसा रहता है, लेकिन बैटरी फिर भी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है. तो अब जनरली वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो वो मैकेनिकल वर्क है, लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी सिस्टम ने वर्क किया तो ये एक वैरायटी है इलेक्ट्रिकल वर्क. आप आई होप आप समझ रहे होंगे. So these are two categories of work done. Now IUPAC sign convention, this is very very important. You have to note these 4 lines. In chemistry, any energy given to the system is taken positive. यानी केमिस्ट्री में अगर सिस्टम को कुछ भी मिला, यानी कि कुछ भी आया सिस्टम के पास, that part is known as positive, है ना, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं. और अगर सिस्टम से चला गया towards surrounding, then that will be called as negative. So work done on the system, यानी सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ, यानी मैं सिस्टम हूँ, मेरे ऊपर वर्क हुआ, मतलब पॉजिटिव. यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉजिटिव. एग्जाम्पल वर्क ऑफ कंप्रेशन, मतलब जैसे ये है सिस्टम, ठीक है,
ये कंप्रेस हो गया, ये एक्सपेंड। देखो क्या हुआ कि अगर जो है मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2। इन केस ऑफ प्रोसेस 1 इट इज कंप्रेस्ड, मतलब इस ब्लॉक ने सिस्टम पर काम किया, मतलब सिस्टम हैज अटेन्ड सम वर्क। अब जैसे ही फ्री होगा तो वो ब्लॉक को बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसके पास वर्क आ गया है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट इन द सेकंड केस सिस्टम ने वर्क किया इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इट्स, क्या बोलते हैं इसको, अरे इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गए इसको। अगर सिस्टम ने इसे ऊपर किया तो यानी सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, अगर ऊपर से नीचे हुआ तो सराउंडिंग ने सिस्टम में वर्क किया। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, हियर सिस्टम पर वर्क हुआ तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे सिस्टम ने वर्क किया ब्लॉक को उठाने में, देन इट विल बी नोन एज नेगेटिव। तो यहाँ लिख दिया मैंने वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दिया वर्क ऑफ कंप्रेशन, work of expansion is a example. Note, if someone says work done equals to minus 50 kilojoule, तो साइन कन्वेंशन क्या बता रहा है कि माइनस 50 मीन्स कि सिस्टम से चला गया है ना, सिस्टम से चला गया। नेगेटिव मीन्स चला गया, मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने वर्क किया ऑफ हाउ मच 50 किलोजूल टू दी सराउंडिंग। तो या तो आपसे ये बोले कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज 50 किलोजूल, या फिर आपसे बस इतना बोले कि वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 50 किलोजूल, बोथ स्टैंड्स फॉर द सेम मीनिंग। नाउ वर्क डन, इफ समवन सेज वर्क डन इक्वल्स टू 100 kilojoule, it means system has attained some energy, so it also explains that work done on the system is equals to 100 joule। मतलब या तो आपको क्वेश्चन में ये लाइन पहचाननी है या ये लाइन पहचाननी है। तो दिस इज साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा नोटिस कर लेना। फिजिक्स में जस्ट अपोजिट है, इन फिजिक्स केवल वर्क के केस में अपोजिट है, बाकी सारी जगह ठीक है, सेम है। बस केवल फिजिक्स में वर्क में अगर डन हुआ तो नेगेटिव, और अगर बाय द सिस्टम हुआ तो पॉजिटिव होता है। ये चीज आप कहीं साइड में कॉर्नर में लिख लो, केवल वर्क के केस में होता है ये, बाकी सारे केस में सेम है। जैसे अगर सिस्टम ने ये लिखा है 50 जूल हीट, अगर ये बोल रहा है कि सिस्टम को हीट इक्वल्स टू 50 plus 50 joule, it means system has attained some heat. If someone says minus 50 joule, it means system lost 50 joule. I hope आप समझ रहे होंगे। अगर हीट की जगह इंटरनल एनर्जी लिख दूं तो मतलब कि सिस्टम ने 50 जूल की एनर्जी अचीव करी है, और यहाँ पे सिस्टम ने 50 जूल की एनर्जी लॉस कर दी। तो दैट इज ऑल अबाउट IUPAC साइन कन्वेंशन। इसे आप कहीं साइड में लिख लो, वर्क डन की जगह Q लिख दो, U लिख दो, एक ही बात है ना। अगली स्लाइड में देखते हैं हम और क्या पढ़ सकते हैं। So, calculation of mechanical or PV work. Now, how to calculate mechanical work? So, I have taken here some example. Let us assume this is a pistonless. मैं इसका नाम भूल रहा हूँ आज की क्लास में। Piston, sorry, this is known as piston, frictionless piston. Let us assume this is a frictionless piston, means it can freely move up and down. I have stopped this by a mechanical stopper and put a weight of M over here. Now, if this stopper is removed, then what will happen? This mass will rise because gas is exerting some pressure, है ना। तो ये थोड़ा सा राइज होगा, and how much it raise? It is dH, मतलब छोटा सा राइज हुआ है, hence it is known as expansion. Now, what is the magnitude of work done? तो magnitude of work done आप कैसे निकालोगे? जितना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया होगा। सो क्योंकि ये थोड़ा सा राइज हुआ है, अब आपको मालूम है जब कोई ब्लॉक ऊपर जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, और जब नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी फॉल होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, काइनेमेटिक्स में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। So how much potential energy is being raised in this case is M into G into H, mass into gravity into height.
and height here in this case is dh, तो small rise हुआ है height का. Now मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद एरिया, अगर ऊपर और नीचे मैं ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो देखो mg अपॉन ए, ये है फोर्स अपॉन एरिया एंड यू नो वेरी वेल फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर एंड दिस इज हाइट इनटू एरिया, हाइट इनटू एरिया बिकम्स वॉल्यूम. सो दिस इज द वर्क डन और दिस इज द मेथड फॉर विच वी कैन कैलकुलेट मैकेनिकल वर्क. ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया है. Now since expansion has occurred, है ना, so work done will be negative. मतलब इसने expand किया है means system has worked on the surrounding. Surrounding is the mass. तो system ने work किया है तो it should be negative. So work done equals to negative P external dot मतलब into dV. अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, मतलब अगर आपको टोटल वर्क करना है, मान लो ये कई सारे स्टेप में जाकर हुआ है, मतलब एक बार इतना डीएच, फिर एक बार इतना ऊपर राइज हुआ, फिर एक बार इतना राइज हुआ, तो ऐसे में 1 से लेकर फाइनाइट स्टेप तक अगर मैं लेके चलूं तो 1 से 2 इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना. तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 1 से 2 पी एक्सटर्नल इनटू डीवी. अब सेकंड थिंग, इफ पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, तब इंटीग्रल की जरूरत नहीं है, ओनली वी हैव टू टेक V2 माइनस V1. सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन और मैकेनिकल वर्क डन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वर्क डन कैन बी जीरो. तो व्हाट आर दोस कंडीशन इन व्हिच वर्क डन रिमेन्स जीरो. सो वर्क डन विल बी जीरो PV व्हेन फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक, delta V or dV equals to 0. I have already discussed about isoporic process where volume change is 0. So जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो automatically 0 into whatever the value is, it will comes out to be 0. Now when process is free expansion, this is the another level case where volume is changing but there is no pressure, only vacuum exists. मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रेशर का डिफरेंस नहीं है. वो प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मतलब मैं ऐसे ऐसे कह देता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे ये पिस्टन है ना, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और यहाँ पर मान लो गैस है और यहाँ पर गैस है. ठीक है, यहाँ पे मास ले लेते हैं, चलो यहाँ पे मास है और यहाँ पे नो गैस है ना, तो ये वाला हिस्सा वैक्यूम है. अब अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो प्रोसेस सिंपल सा ये है, mgh हाइट राइज हुआ होगा मास का. लेकिन अगर मैं ये मास हटा दूं, ये और यहाँ पर मैं कर दूं वैक्यूम, मतलब एक भी गैस का मॉलिक्यूल ना हो, और अगर मैं वैक्यूम कर दूं, अब ये पिस्टन फ्री है, ऊपर जाने के लिए फ्री है, तो उस केस में यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो क्या है, वो है 0, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा, ऊपर से कोई प्रेशर है ही नहीं. तो या तो आपका वॉल्यूम 0 हो तब वर्क डन 0 होगा, या फिर आपका P एक्सटर्नल 0 हो, और जब यहाँ पर आप वैक्यूम ले लोगे तो ऑब्वियसली ऊपर से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है ही नहीं, तो उस केस में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना. तो मैंने लिख दिया व्हेन प्रोसेस इज फ्री एक्सपेंशन और अगेंस्ट वैक्यूम. और हाँ, एक और चीज इसे नोट कर लो, ऑल्सो कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन. अगर आपसे कोई बोले कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो आप ये मान के चलना कि वर्क हो रहा है where the other side is vacuum. So that is all about work done. Now वीडियो शायद लंबी हो गई है क्योंकि मेरे को अपलोड करने में बहुत सारा डाटा यूज करना पड़ता है. घर पे तो वाईफाई था तो इतना इशू नहीं था, यहाँ पे मुझे एक एक चीज सोच के करना पड़ रहा है.